नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। और चलिए शुरू करते हैं दमदार समाचार लगातार। पीएम नरेंद्र मोदी ने अगले महीने G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन जाने का अपना दौरा रद्द कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तरफ से G7 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी को दिए गए न्योतों की सराहना करते हैं, लेकिन कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए फैसला किया गया है कि प्रधानमंत्री G7 सम्मेलन में व्यक्तिगत तौर पर मौजूद नहीं रहेंगे। कॉर्नवॉल में बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में इस साल आयोजित किए जा रहे G7 सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को विशेष तौर पर निमंत्रण दिया गया था। ऐसा कहा जा रहा था कि क्वाड नेताओं जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और पीएम मोदी के बीच G7 सम्मेलन के इतर कॉर्नवॉल में व्यक्तिगत तौर पर बैठक होगी। इससे पहले इन चारों नेताओं के बीच 12 मार्च को वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जो क्वाड देशों के नेताओं के बीच पहली बैठक थी। G7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के ताजा हालात को लेकर एक जानकारी साझा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि राज्यवार एक्टिव मामले घट रहे हैं। 26 राज्यों में 15% पॉजिटिविटी रेट है, वहीं 6 राज्यों में 5 से 15 केस हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन और दीव, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हर रोज नए कोरोना के केस के मामले निरंतर कम हो रहे हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात में भी हर रोज नए कोरोना केस के मामलों में तेजी के साथ कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, अगर कोई मरीज अस्पताल से रिकवर होकर डिस्चार्ज हो रहा है तो भी RT-PCR टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए RT-PCR टेस्ट करवाने की अब जरूरत नहीं है। कि करीब 82.75% केसेस यानी कि 1,90,00,000 केसेस क्योर हो चुके हैं। साथ ही 16.16% केसेस एक्टिव केसेस यानी कि जिन पर चाहे होम आइसोलेशन और क्लिनिकल मैनेजमेंट के द्वारा हम उनको फॉलो कर रहे हैं, वह करीब 37,15,000 केसेस इस समय देश में हैं। हम अगर केसेस को डे ऑन डे एनालाइज करें तो एक अर्ली ट्रेंड, जैसे कि इससे पहले भी हमने एक बार बात की थी, एक अर्ली ट्रेंड हम देखते हैं कि जैसे कि 7 मई को 4,14,000 के करीब केसेस देश में उस दिन आए थे, वह घटते घटते 4,03,000 केसेस के करीब 9 तारीख को हमने देश में नोट किया। पिछले 2 दिनों में एक डिक्लाइन इन केसेस नोट किया जा रहा है, जो कि 3,66,000 कल था, यानी कि पिछले उससे पहले 24 घंटों में था, जो कि घटकर 3,29,942 केसेस पिछले 24 घंटे में दिखा। कि जहां 9 मई को देश में 4,092 डेथ रिपोर्ट हुई थी, उसमें भी कुछ कमी नोट की गई है और कुछ डेथ्स में भी हमने इसको लेटेस्ट ट्रेंड को हम नोट कर रहे हैं। हम देखें कि स्टेट वाइज एक्टिव केसेस अगर इनको एनालाइज करें तो पाते हैं कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस देश में अभी 13 स्टेट्स में हैं, 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 6 स्टेट्स में हैं और 50,000 से कम एक्टिव केसेस 17 स्टेट में हैं। यहां हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों तक करीब 12 स्टेट ऐसी थी जहां पर कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे। मध्य प्रदेश एक नई स्टेट उसमें ऐड हुई है जहां पर कि एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी नोट की गई है। तो देखते हैं कि 26 स्टेट ऐसी हैं देश में जहां पर कि इन्फेक्शन का थोड़ा वाइडर स्प्रेड नोट किया गया है। दैट इज कि वहां पर पॉजिटिविटी 15% से अधिक है। 5 से 15% पॉजिटिविटी वाली स्टेट्स 6 हैं और लेस देन 5% पॉजिटिव वाली स्टेट्स 4 स्टेट्स हैं देश में। इसमें भी हम देखें तो पाते हैं कि 9 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की गई है और इसी तरह से 25 से लेकर करीब 20% तक ऐसी 10 स्टेट्स है जहां पर कि केस पॉजिटिविटी यानी कि 20 से लेकर 25% के बीच में भी नोट की गई है। यह वह स्टेट्स हैं जिनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन स्टेट से डिस्कस करते हुए किस टाइप के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम उन केसेस के स्प्रेड को।
हरियाणा प्रदेश में बढ़ती मौत और कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है। अनिल विज का कहना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए डोर टू डोर टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है और प्रदेश के तमाम अस्पतालों में भर्ती मरीजों का सर्वे भी करवाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण, शहरी और बाहर से आने वाले लोगों में फैले कोरोना वायरस का सही विवरण मिल सके। इसके साथ ही अनिल विज ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना के आंकड़ों में तेजी के साथ सुधार हुआ है। साथ ही कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए एमसीडी और पंचायत विभाग को वक्त वक्त पर सैनिटाइजेशन करने का काम भी सौंपा गया है। नहीं, ये गलत है। एक रोहतक के एक गांव की घटना आई थी, तो उसका मैंने पता कराया था। तो उसमें जो कोरोना से डेथ हुई थी वो केवल 4 हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया में 40 बताया जा रहा था। वहाँ पर और कुछ डेथ हुई हैं, लेकिन वो परिवार उसको कोरोना से कंफर्म नहीं कर रहे हैं। जो कंफर्म डेथ है वो केवल 4 हुई हैं। तो अभी ग्रामीण अंचल में दरअसल कोविड को लेकर क्या सिचुएशन है और सरकार की कैसी पैनी नज़र है उसमें? नहीं, हम पूरी तरह से हमने टीम्स बना दी हैं। घर घर जाके सबको चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा ग्रामीण अंचल में, और हम सर्वे भी करवा रहे हैं कि जो आज की तारीख में सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के मरीज एडमिटेड हैं, उनमें शहरी कितने हैं और गांव वाले कितने हैं, और हरियाणा के बाहर के कितने हैं। तो उसका सर्वे भी करवा रहे हैं हम, ताकि आंकड़ों से सही स्थिति का ज्ञान हो। और इस प्रकार से ये जो मिथ्या प्रचार चल दिल्ली की एक अदालत ने ऑक्सीजन की कथित जमाखोरी और कालाबाजारी से जुड़े एक मामले में व्यवसायी नवनीत कालरा को गिरफ्तारी से अंतिम राहत देने से दूसरी बार इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित दास ने कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। अब वहां तय होगा कि बुधवार को अर्जी पर किस अदालत में सुनवाई होगी। न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिला जज दक्षिण पूर्व के समक्ष कल सुबह 10 बजे जमानत अर्जी पेश की जाएगी। वे उसे संबंधित अदालत में पेश करेंगे। आरोपी को फिलहाल कोई अंतरिम राहत या छूट नहीं मिली है। आपको बता दें कि खान मार्केट स्थित खान चाचा समेत कालरा के कई हाई प्रोफाइल रेस्तरां से जब्त किए गए ऑक्सीजन सिलेंडरों के मामले में व्यवसायी द्वारा दी गई अग्रिम जमानत अर्जी को लेकर अधिकार क्षेत्र के अदालत में आज सुनवाई हो रही थी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एफआईआर दर्ज की है। पिछले महीने सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसे आधार बनाते हुए अब ईडी ने मुकदमा दायर किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में देशमुख को जल्द ही पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने करप्शन के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली देशमुख की याचिका को खारिज किया था। साथ ही यह निर्देश दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके केस की तात्कालिकता के आधार पर हाईकोर्ट की बेंच को ट्रांसफर किया जाएगा। दरअसल अनिल देशमुख पर आरोप है कि उन्होंने ही मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को 1 महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। हालांकि देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने की वजह से भारी तबाही भी हुई है। यह पूरी घटना टिहरी की है, जहां पर बादल फटने के बाद मूसलाधार बारिश भी हुई है। इतना ही नहीं, बादल फटने की वजह से आईटीआई बिल्डिंग ढह गई। इस इलाके में स्थित कई दुकानें भी ध्वस्त हो गई। जाहिर है, बादल फटने की वजह से मूसलाधार बारिश होती है, इस वजह से तबाही का यह मंजर सामने आ रहा है। इससे पहले 3 मई को उत्तराखंड के उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में बादल फटने की खबर सामने आई थी। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में बादल फटने की खबर का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित जिला अधिकारियों ने फोन पर जानकारी ली और उन्हें प्रभावितों को तुरंत राहत और सहायता राशि देने के आदेश दिए। दोनों जिलाधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग, एनएच और बीआरओ को भी आदेश दिए गए हैं कि जो मार्ग बंद हो गए हैं उन्हें तत्काल खुलवाया जाए, ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो।
आज 5 बजे के लगभग ऊपर एक दफरा डांडा जगह पड़ता है बमाणे के पास, वहाँ बादल फटा। उसके वजह से यहाँ पानी का वेग बहुत तेज़ी से बढ़ा। जो एक गदेरा है देवप्रयाग के बीच में, इसमें पानी काफ़ी बढ़ गया, जो संगम जाने वाले रास्ते पे है। और यहाँ एक ITI की बिल्डिंग है जिसमें ITI चलता था, इसका स्कूल ट्रेनिंग चलती है, वो सारी जो है ज़मीन दराज हो गई है। इसके नीचे कारीगर भी काम करते थे, वो किसी तरह अपनी जान बचा के भागे, क्योंकि ये दुकानें बंद थी। लॉकडाउन होने के कारण जो है लोग कमी थे दुकानों में। और जो सामने संगम जाने वाले रास्ते पे तकरीबन 12-13 दुकानें यहाँ से ध्वस्त हो चुकी हैं और संपत्ति का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और रेस्क्यू चल रहा है। हम लोगों ने जो नीचे रास्ते पे उन सबको जो अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी जो अब न जाए, क्योंकि पानी अभी भी बढ़ रहा है। और SDRF की टीम भी मौके पे बुला दी गई है। रेस्क्यू चलेगा और देखते हैं किसी का कोई खुदा ना करे किसी के साथ में कोई मिसहैप हुआ हो, कोई ऐसी घटना घटी है। संपत्ति का तो बहुत टिहरी में काफ़ी बड़े स्तर पे बादल फटने की घटना हुई है और उसमें 7-8 दुकानें और जो ITI की बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है, किंतु लॉकडाउन की वजह से दुकानें खुली नहीं थी, बंद थी, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई है। हमारी SDRF की देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस निर्माण प्रोजेक्ट का बचाव किया। केंद्र ने कहा कि मजदूर इस काम में कोरोना कर्फ्यू से पहले ही जुट गए थे। निर्माण कार्य में लगे तमाम मजदूरों का हेल्थ इंश्योरेंस है और निर्माण साइट समेत तमाम कोरोना बचाव संबंधी सुविधाएं भी मौजूद हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि अदालत में याचिका झूठ के आधार पर दायर की गई है। अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी ही एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फिलहाल दखल देने से मना किया है। बता दें कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक संसद भवन, एक नया आवासीय परिसर के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का कंस्ट्रक्शन किया जाना है। कोरोना को मात देने के लिए दिल्ली में कोविड-19 वैक्सीन की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासत तेज हो गई है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में हालात खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार विज्ञापन आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीन उपलब्ध कराने वाले हैं। अब तक ना तो ग्लोबल टेंडर किया गया है और ना ही कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो टेंडर की कॉपी दिखाओ। लोगों को धोखा देना ही आज उनकी रणनीति रह गई है। 3 दिन कहते, कभी 1 दिन कहते, तय कर ले क्या कहना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सेंटर्स थे जहां पे व्यवस्थित रूप से 45 से ऊपर वालों को लग रहा था, आपने उनको बंद क्यों किया, ये समझाइए। आपने क्या 45 से ऊपर वाले सबको वैक्सीनेट कर दिया है दिल्ली में? नहीं किया ना। मरने वाले सबकी संख्या 45 से ऊपर वाले लोग हैं, क्योंकि जो युवा होता है, थोड़ा साइंस समझिए। मेरे को नहीं पता सिसोदिया जी ने क्या पढ़ाई किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो विज्ञान ही पढ़ा होगा, अगर IIT गए हैं तो उनको पता नहीं है कि कुछ इम्यूनिटी की चीजें होती हैं, कुछ यूथ के साथ कनेक्टेड होती है, कुछ आपका वायरल लोड होता है, लड़ने की क्षमता होती है। तो ज्यादातर 45 से ऊपर वाले लोग जिनकी डायबिटीज कई बार शुरू हो रही होती है या उनको पता भी नहीं होता, उन लोगों को सबसे ज्यादा कंटेजियस। योगी सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 को कैंसिल कर दिया है। फिलहाल अगले आदेश तक ये आयोजित नहीं किया जाएगा। बता दें कि 25 जुलाई को प्रस्तावित परीक्षा के लिए 11 मई यानी कि मंगलवार को विज्ञापन जारी होना था। इसके लिए 18 मई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी थी। फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अगले आदेश तक ये परीक्षा आयोजित नहीं होगी। दरअसल परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए UP-TET 2021 परीक्षा को स्थगित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। राज्य सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। UP-TET 2021 परीक्षा का आयोजन राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि UP-TET परीक्षा 2 पेपर 1 और 2 के लिए 2 शिफ्टों में आयोजित की जाती है। UP-TET पेपर उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाता है जो कभी 1 से 5वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर UP-TET पेपर सेकंड उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 6 से 8वीं तक के शिक्षक बनना चाहते हैं।
और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं दमदार समाचार लगातार। दिल्ली में आरएसएस सेवा भारती ने अशोक विहार फेज 3 के लक्ष्मीबाई कॉलेज में कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड का अस्पताल शुरू किया है। सह विभाग कार्यवाह ने कहा कि हमने 100 बेड की सुविधा उपलब्ध करवाई है। हम हल्के लक्षण वाले मरीजों को ले रहे हैं। हमारे पास कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है। यहाँ पर अभी 100 बेड्स की हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की है। यहाँ माइल्ड पेशेंट जो कोरोना के हैं उन्हें हम ले रहे हैं, या कुछ सस्पेक्टेड पेशेंट्स भी हैं उनको भी हम ले रहे हैं। एक्चुअली दिक्कत क्या आ रही थी कि दिल्ली गवर्नमेंट की इतनी तैयारी नहीं थी उस समय जिस टाइम कोरोना आया, ना ही उसका माइंडसेट लग रहा था। तो समाज ने खड़े होकर के ऐसे आइसोलेशन सेंटर बनाने के प्रयास शुरू किया और इनके अंदर हम जो पेशेंट है जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 से अबव है, एज 60 से कम है और जिन्हें कोई मेजर हार्ट डिसीज ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे सब पेशेंट्स को यहाँ लेकर के हम उन्हें अच्छी डाइट, ऑक्सीजन सपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटीज़ और उसमें कंसंट्रेटर्स भी हमारे पास है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं और हम कंसंट्रेटर्स लोगों को घरों के लिए भी दे रहे हैं। आप सिक्योरिटी दीजिए और ले जाइए, हफ्ते बाद वापस कर दीजिए, अपनी सिक्योरिटी वापस ले जाइए। इसके अतिरिक्त यहाँ पे HRCT, RT-PCR ये सब टेस्ट भी हो रहे हैं। और कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच यूपी में अभी भी लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन इस पाबंदी के बीच कुछ जिलों में शराब की दुकानें खोलने के आदेश भी दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में सभी शराब और बियर की दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोली गई। बता दें कि यूपी सरकार के आदेश के अनुसार जिले में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। जिले में कुल 524 शराब की दुकानें हैं। हालांकि इस दौरान किसी भी दुकान की कैंटीन नहीं खुलेगी और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती के साथ पालन भी किया जाएगा। चालू का ठेका मतलब खुला है तो अच्छी बात है। अच्छी बात तो ये लोग पब्लिक परेशान है, क्या किया है, दवाई वो भी तो दवा है। मंदिर बंद है, गुरुद्वारा बंद है, चर्च बंद है, लेकिन ये तो खुला है। अभी क्या किया जाए, पब्लिक को चाहिए, चाहत है तो भाई उसको तो खुलना जरूरी है। जरूरी है और क्या।
आपका यहाँ का? हमारा नाम अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन जी, दारू का ठेका आज से खुला है, कितने दिन बाद खुला है? ये वही करीब 15-20 दिन हो गया। खुलना चाहिए? नहीं, खुलना तो नहीं चाहिए क्योंकि सब मार्केट बंद है, तो ये इसको भी बंद रहना चाहिए। कोरोना के माहौल में मंदिर बंद है, सब बंद है, तो इसको भी बंद रहना चाहिए ना। मुंबई कांदिवली साइबर पुलिस ने एक मामले का भंडाफोड़ करते हुए एक मैकेनिकल इंजीनियर ललित रघुनाथ देवकर को गिरफ्तार किया है। ललित रघुनाथ अकाउंट हैक कर दूसरे अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेता था। उसके अकाउंट से 20 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। साइबर सेल की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सरला वसावे के मुताबिक शिकायतकर्ता मालाडपुर के निंडोशी इलाके के रहवासी आशीष भाटिया नामक व्यक्ति हैं, जो पेशे से फिल्म प्रोड्यूसर हैं। भाटिया ने साइबर सेल को बताया कि वे वेब सीरीज समेत विभिन्न तरह के वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। उनके वीडियो के सब्सक्रिप्शन के आधार पर गूगल के द्वारा उन्हें हर महीने 20 से 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अप्रैल महीने में उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। जानकारी निकाली तो पता चला कि किसी ने उनके बैंक अकाउंट को हैक कर लिया है। उसने इतनी सफाई से इस काम को अंजाम दिया कि गूगल भी इसे पकड़ नहीं पाया और फिल्म प्रोड्यूसर के बैंक अकाउंट में पैसा भेजने की जगह हैकर के फर्जी बैंक अकाउंट में 23 लाख रुपए डाल दिए गए। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव को हिरासत में लेने के लिए शाम मधेपुरा की पुलिस पटना के गांधी मैदान थाना पहुंची। पप्पू यादव पर मधेपुरा के कुमारखंड थाना में एक मामला दर्ज है। इस मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी होने के बाद मधेपुरा की पुलिस गांधी मैदान थाना पहुंची। पुलिस इस मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें कि पप्पू यादव पर साल 1989 में बिहार के मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाने में अपहरण मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में 22 मार्च को कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। ऐसे में कोर्ट की अवमानना के आधार पर मधेपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। 1989 में पप्पू यादव के खिलाफ 364 आईपीसी धारा के तहत एक अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। अपहरण से जुड़ा यह मामला अभी तक लंबित था। 22 मार्च 2021 को मधेपुरा कोर्ट ने पप्पू यादव की संपत्ति को कुर्की का आदेश दिया। पप्पू यादव से गांधी मैदान थाने में पूछताछ चल रही है। अब देखना होगा कि मधेपुरा पुलिस आगे क्या कदम उठाती है। जी उनके कथना सुन अभी तक जो उन्होंने मुझे बताया। राइटिंग में क्या कुछ हो पाया है? राइटिंग में हमको उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, कोई भी फर्दर कोई एफआईआर नहीं दिखाया है। तो उन्होंने सिर्फ यही बोला कि अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। इधर भी देखिएगा। हाँ। आपकी तरफ से अब आगे क्या कुछ किया जाएगा? अब तो वो जब सारा चीज कानून क्या इनका जब है एफआईआर कौन सेक्शंस में है क्या है, तब जब हम देखेंगे तभी उस पर हम बता पाएंगे। ऐसे तो हम भरवली तो आपको कुछ अभी भी इंतजार कीजिएगा। हाँ बिल्कुल इंतजार करेंगे। काहे कि हमारे जो क्लाइंट हैं 5 टर्म एमपी रह चुके हैं। अब 5 टर्म बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड उनको मिल चुका है और वो इतने सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कितना वो इस पेंडेमिक एक्ट में अपना जान को जोखिम में डालकर और सारा काम कर रहे हैं। मैंने कहीं पैनिक नहीं किया। 32 साल पहले कोई बेल टूटी केस थी जो हाईकोर्ट में फाइल है। हाईकोर्ट में जज साहब का आदेश है कि ऐसे केसों में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इनको पहले से पता नहीं था। हम लगातार हम घूम रहे थे, लगातार हम चुनाव लड़े हैं। 32 साल पुराना आंदोलन में जेल रहे, तो पहले भी वारंट ये इशू कर ला सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे। आज एक गहरी साजिश, पहले कहा लॉकडाउन, 9 घंटा बैठा करके हमको मारने की, मतलब भूखा प्यासा। मुझे यहाँ सम्मान मिला, मैं किसी का आलोचना और राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मैं किस कारण से 9 घंटा डिटेन किया गया, हमारी तबीयत खराब है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।
ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਤਿਗੁਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। पटियाला के राजेंद्र अस्पताल से संबंधित सोशल मीडिया पर किए जा रहे झूठे प्रचार को रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित और राजेंद्र अस्पताल की कोविड केयर इंचार्ज सुरभि मलिक ने पीपीई किट पहनकर आज अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ बातचीत भी की। उपायुक्त ने कहा कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटरी कर्मचारियों समेत सारी टीम कोरोना मरीजों की सेवा करने में जुटी हुई है। साथ ही सोशल मीडिया पर अस्पताल के खिलाफ किया जा रहा प्रचार बेतुका और हकीकत से दूर है। बेसिकली ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਸੁਰਭੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ हैं, एप्रीहेंशन करते हैं कि राजेंद्र हॉस्पिटल 'ਚ कोई इशू है। आज ਅਸੀਂ पर्सनली हर एक वार्ड 'ਚ जाके आए, हर एक मरीज़ां ਦੇ ਕੋਲ जाके आए। कोशिश यही की कि लोगों के नाल जोड़ा है एक बार कॉन्टैक्ट करिए, कनैक्ट करिए। जिस तरह की गल चल रही है सोशल मीडिया से मैं फिर तुहाडे माध्यम से लोगों को यही अपील करता अपना टेस्ट टाइम नाल जरूर कराओ, डिटेक्ट करो। बट राजेंद्र हॉस्पिटल से जी गल बार बार चल रही है वो सरासर गलत है जी। डॉक्टर्स भी जा रहे हैं, ऊपर साफ सफाई का भी प्रबंध है। असीं खुद पर्सनली देख के आए हैं कई मरीजों के नाल जो बैठे थे जो थोड़े कॉन्शियस थे। हरियाणा के अंबाला में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ताज़ा मामला वक्फ बोर्ड का है जहां एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर समेत कुछ स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने पर बोर्ड में आवाजाही बंद की गई है। साथ ही फाइनेंस विभाग के एडिटर डॉक्टर JS सिद्धू के अनुसार विभाग की तरफ से चल रहा ऑडिट भी बंद किया गया है। सिद्धू की माने तो वक्फ बोर्ड हरियाणा में पिछले 6 महीने से स्पेशल ऑडिट कर रहा था जो स्टाफ के कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से बंद किया गया है। लगभग 6-7 महीने से स्पेशल ऑडिट चल रहा है वहाँ पे हमारे ACS फाइनेंस के दिशा निर्देशानुसार उनका स्पेशल ऑडिट चल रहा है। बट आज ही हमें पता चला कि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं मिस्टर खिजर साहब वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और उनकी जो हालत हैं बहुत क्रिटिकल है, वो MM हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो जैसे ही हम गए हमें बताया गया कि वहाँ पे और भी काफ़ी जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हमने अपने हेडक्वार्टर पे हमने डायरेक्टर और लोकल ऑडिट हरियाणा हमारे अधिकारियों से बात की कि ऐसे ऐसे यहाँ पे है तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल आप वहाँ पे ऑडिट बंद कर दो और जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है फ़िलहाल आप अपना वहाँ पे ऑडिट करें आप अपना। यूपी के मिर्जापुर जिले में 48 घंटे के अंदर सोते समय 2 मासूम बच्चों के चोरी होने से स्थानीय नागरिक दहशत में है। इसी कड़ी में चोरी हुए बच्चों का पता लगाने और सक्रिय बच्चा चोर गैंग का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई हैं और एक बच्चे को बरामद करने में कामयाबी भी मिल चुकी है। परसों रात्रि में कोतवाली देहात से एक बच्चा जो कि आयुष था 4 साल का लगभग, वो अपने घर में बाहर लेटा हुआ था, वहाँ से गायब हो गया था। सूचना पर तत्काल ही हमारे पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी, हम स्वयं SP सिटी के नेतृत्व में टीमें लगी हुई थी। SWAT एवं सर्विलांस टीम
और थाना कोतवाली देहात के संयुक्त प्रयास से और पुलिस के लगातार बढ़ते दबाव से ये बच्चा आज एक बाग में मिला हुआ है। सुबह सुबह बच्चे को बरामद किया गया है और इसके माता पिता को सुपुर्द किया गया है। मिर्जापुर जनपद के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के अहिरूपुर बेदौली गांव में 4 वर्षीय बालक आयुष की घर में सोते समय बदमाशों ने चोरी कर लिया था। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्चे की तलाश में जुट गई थी। पुलिस के बढ़ते दबाव को देखते हुए गांव के बाहर बच्चे को छोड़कर बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस ने पत्रकार वार्ता करते हुए बच्चे की बरामदी को लेकर कहा कि जल्द से जल्द अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। मिर्जापुर से एएनबी न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। कोरोना से संक्रमित समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान का लखनऊ के मेदांता में इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। मेदांता अस्पताल में सपा सांसद आजम खान का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ने की वजह से कोविड वार्ड के आईसीयू में उन्हें रखा गया है। अस्पताल की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक आजम खान को हाई ऑक्सीजन की जरूरत पर कोविड वार्ड के आईसीयू में रखा गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम आजम खान की लगातार निगरानी कर रही है। साथ ही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की हालत अब कुछ बेहतर बताई जा रही है। उनका भी इलाज चल रहा है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान लखनऊ के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में है। सपा नेता आजम खान को क्रिटिकल केयर की निगरानी में रखा गया है। सपा नेता आजम को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है और उनको 10 लीटर ऑक्सीजन प्रति घंटे दी जा रही है। कोविड काल में पंजाब सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में शहरी गरीबों को घर मुहैया कराने की अपनी प्रतिबद्धता को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्थानीय सरकारी विभाग को निर्देश दिया कि वो अपने प्रमुख बसेरा प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए सितंबर 2021 तक 10,000 झुग्गी में रहने वाले परिवारों को मालिकाना हक देने का लक्ष्य हासिल करें। एक बैठक के दौरान स्थानीय सरकारी विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत तमाम बड़ी परियोजनाओं को तेजी से लागू करने को भी कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता और डोर टू डोर संग्रह के मामले में पंजाब को शीर्ष राज्यों में लाने के महत्व को रेखांकित किया। भूतल जल परियोजना को भी शीघ्र पूरा करने के उन्होंने आदेश दिए। हरियाणा में लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। पहले शहर के लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, लेकिन अब तो संक्रमण गांव में भी जा पहुंचा है। भविष्य में संसाधन कम ना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। पिछले साल रोडवेज विभाग को गुलाबी रंग की मिनी बसें मिली थी। अब जिला प्रशासन इन्हीं बसों को एम्बुलेंस के तौर पर तैयार करने जा रहा है। 5 बसों को एम्बुलेंस का रूप दिया जा रहा है। इन बसों में बाकायदा बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए जा रहे हैं। रोडवेज विभाग के द्वारा आज इन बसों को तैयार करके प्रशासन को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद इन बसों में कोरोना मरीजों को लाने से ले जाने तक की तमाम भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमारे को हेडक्वार्टर से डीजी साहब के आदेश मिले हैं कि आरडीपो ने 5-5 बसों को, जो मिनी बसें हैं, उनको एम्बुलेंस में कन्वर्ट करना है। तो उसी के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। तो फिलहाल कितना कार्य पूरा हो चुका है और क्या क्या फैसिलिटी होगी उस बस के अंदर? कार्य जो फतेहाबाद डिपो का है वो 70% के लगभग पूरा हो चुका है और आज शाम तक हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर दें। तो इसके अंदर फैसिलिटी और बस में 4 बेड होंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी जगह है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे जाएंगे। सैनिटाइजर के लिए भी इसमें जगह बनाई गई है। तो कब उतारा जाएगा इनको सड़कों पे सर? नहीं, हमारे को आदेश है कि 5 बसें कल तक हमने तैयार करके देनी है। हम कल आज ही इनको तैयार कर देंगे। तो विभाग को सौंप देंगे आप? हाँ, उसके बाद जो भी आदेश होंगे हम उनकी पालना करेंगे। तो ड्राइवर वगैरह विभाग से जाएगा या फिर अलग से कोई? थल सेना की पश्चिमी कमान ने ऑपरेशन नमस्ते के तहत फरीदाबाद में दूसरा कोविड अस्पताल भी आम नागरिकों के लिए शुरू किया है। ऑपरेशन नमस्ते के तहत सोमवार को पहला अस्पताल भी ऑपरेशनल किया गया है और पटियाला में तीसरा अस्पताल भी बनकर पहले ही तैयार हो गया है। सेना ने तीनों कोविड हॉस्पिटल स्थानीय प्रशासन की मदद से तैयार किए हैं। आज भी स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने फरीदाबाद के आर्मी कोविड हॉस्पिटल का मरीजों की भर्ती से पहले निरीक्षण किया। फरीदाबाद के करीब 56 में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में सेना ने 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया है।
सेना के ही डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ इस हॉस्पिटल में तैनात रहेंगे। इसके अलावा ये अस्पताल ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस के अनुरूप तैयार किया जाएगा। अस्पतालों में ही लैब, एक्सरे और फार्मेसी की सुविधा मौजूद है। ये कोविड का संकट आया है तो हमारे देश की सेना उसमें अपना भरपूर सहयोग कर रही है और उसी निमित्त फरीदाबाद के इस झांसा में अटल बिहारी मेडिकल हॉस्पिटल में वेस्टर्न कमांड द्वारा 100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल का आज लेवल 1 का शुभारंभ किया गया है। इससे इस इलाके के संक्रमित लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। प्राथमिक उपचार जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो इस हॉस्पिटल में उनको मिलेगी और उसके बाद भी उनकी क्रिटिकल पोजीशन होती है तो उसके बाद हमारा जो ESI हॉस्पिटल है 500 बेडेड फरीदाबाद में, यहां से उनको वहां पर रेफर किया जाएगा। वो व्यवस्था यहां पर एम्बुलेंस की भी होगी और अभी बहुत जल्दी 30 वेंटिलेटर भी इस हॉस्पिटल। 2 वीक पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर विजिट किया था और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के उन्होंने कहा था कि इसको कोविड मैनेजमेंट के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उनके दिमाग में आया था कि इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट की जाए कि इस फैसिलिटी को रन करने में वो हमारी मदद करें। इनसे हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने 2 वीक के टाइम के अंदर इस फैसिलिटी को अप किया है। तो आज इसको यहाँ पर पेशेंट लेना हम शुरू कर रहे हैं। ये 100 बेडेड फैसिलिटी है जहाँ पर जिन भी पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत होगी उनको यहाँ पर लाया जाएगा और 30 वेंटिलेटर्स यहाँ पर आ चुके हैं जिनको इंस्टॉल हम करने लग रहे हैं। अगर उनकी जरूरत पड़ी तो वो भी यूज होंगे। अगर पेशेंट की हालत क्रिटिकल होती है, क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ती है तो ESI मेडिकल कॉलेज NIT फरीदाबाद में वहां पर इन पेशेंट्स को हम रेफर करेंगे। और सेकंड फेज के यूपी के चित्रकूट जिले में कोरोना कर्फ्यू और धारा 144 लागू होने की वजह से वैशाख मास की अमावस्या मेला में सन्नाटा पसरा रहा। सोमवार देर शाम नगर परिषद प्रशासक SDM PS त्रिपाठी ने पुलिस टीम के साथ पैदल मार्च कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंगलवार को सुबह से ही जिले भर में पुलिस तैनात रही। अमावस्या मेले के दिन लाखों तीर्थ यात्रियों की भीड़ से गुलजार रहने वाली धर्म नगरी में छिटपुट तीर्थ यात्रियों को छोड़कर हर तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। समस्या भैया लॉकडाउन लगा हुआ है। लोकल के आसपास के क्षेत्र के लोग 10, 20, 25, 50 आदमी आ रहे हैं और बाकी कोई मेला नहीं आ पाता। क्या व्यवस्थाएं की है प्रशासन ने, क्यों नहीं? शासन की व्यवस्थाएं तो बड़ी तगड़ी है। कोई भी आदमी माने कि यहाँ माने कि परिंदा तक नहीं तो मार सकता। बाहरी आदमी कोई इक्का दुक्का तो इधर उधर से भाग भाग के आ गया तो आ गया। नहीं बैसाखी अमावस्या तो बड़ी माने कि बड़ी पूजनीय है और बड़ी पुण्यशील है। यहाँ पे माने गंगा माई का स्नान और कामता नाथ जी का दर्शन करने से तो हर तरह के पातक खत्म होते हैं। पर अब माने शासन प्रशासन की माने व्यवस्था के कारण जो है लोग बाग यहाँ नहीं आ पाते। बस वही लोकल के आसपास के क्षेत्र के लोग 150 आदमी जो आ गए हों और नहीं तो कोई लॉकडाउन नहीं है। हर अमावस्या कितने लोग आगे लगभग? हर अमावस्या। यूपी के मथुरा के प्रसिद्ध श्री झाड़ी वाले हनुमान मंदिर में मंदिर के महंत, पुजारी समेत आधा दर्जन सेवादारों को अज्ञात बदमाश नशीला पदार्थ खिलाकर 4 लाख से ज्यादा की नकदी और मोबाइल फोन लूट ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। स्थानीय नागरिकों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। भैया ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। इसको कहा नहीं जा सकता है जी, क्योंकि यहाँ पे मंदिर में 3,40,000 तो बाबा की नगदाश गई है, जो कि तिजोरी तोड़ी है उसकी बाबा की। उसके बावजूद उन्होंने मंदिर की गुल्लक तोड़ी है। उसके बावजूद उन्होंने यहाँ तांडव इतना किया है। उनको सारे 5 लोग बाबा हैं यहाँ पे, उनको सबको कुछ जहल मिला के खिला के घायल कर दिया। उनको चुटेल हो गए हैं, वो पड़े हुए हैं। तो कितने बाबा हैं जो बेहोशी की हालत में मिले? बेहोशी की हालत में 6 लोग हैं जी। तो बताया जा रहा है कि यहाँ जैसे कि CCTV कैमरे लगे हैं, उसकी डिवाइस भी CCTV कैमरे की डिवाइस तक ले गए हैं, जो कि लोग मालूम पड़ता है कि लोग यहीं के स्थानीय लोग हैं जी। क्योंकि जिन लोगों को जानकारी है कि यहाँ की डिवाइस कहाँ रखी हुई है जी, ये सारी चीजें उनको मालूम है कि ये सारी चीजें कहाँ हैं जी। वो उसी तरीका से उन्होंने पहले उनकी रैकी की है। रैकी करने के बाद में लेके गए हैं। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जिसको कहा नहीं जा सकता है। यहाँ नंदनीय है जो घोर अपराध और घोर निघोर
कहा जा सकता है इसे। पुलिस को सूचना दी गई थी? पुलिस को सूचना देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम में आ रहे बदलाव से गर्मी के तेवर भी ढीले पड़ने लगे हैं। राजधानी दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों, झारखंड और पूर्वी बिहार में गरज के साथ बौछारें पड़ी। बंगाल, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सक्रिय प्री मानसून की स्थिति के एक और दौर की संभावना जताई जा रही है। बुधवार और गुरुवार को भी प्री मानसून की गतिविधियां अधिकांश हिस्सों को कवर कर सकती हैं। मंगलवार को धूल भरी आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना भी जताई गई है। दुनिया के सभी देश अभी भी कोरोना संक्रमण के प्रकोप से लगातार जूझ रहे हैं। कई देशों ने इस घातक बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन तो बना ली है, मगर इन टीकों को जल्द से जल्द सभी नागरिकों को लगाना चुनौती बना हुआ है। टीकाकरण शुरू होते ही कुछ लोग वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, ताकि वे जल्द से जल्द खुद को इस घातक बीमारी से सुरक्षित कर सकें। यही वजह है कि इन दिनों लैटिन अमेरिका से फ्लोरिडा के तट पर आने वाले सैकड़ों पर्यटकों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। ये पर्यटक कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए फ्लोरिडा पहुंच रहे हैं। लैटिन अमेरिकन का कहना है कि उनके देश में टीकाकरण कार्य धीमी गति से चल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें फ्लोरिडा आना पड़ रहा है। दरअसल फ्लोरिडा के टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने के लिए कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद जॉनसन एंड जॉनसन के कोरोना टीके लगवाए जाते हैं, जिसकी सिंगल डोज ही दी जाती है। इस सुविधा के चलते लैटिन अमेरिकी देशों जैसे इक्वाडोर, अल सल्वाडोर और वेनेजुएला से भारी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। चीन अक्सर कांच की गगनचुंबी इमारतों और पुल बनाने से लेकर कई नए प्रयोग कर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता रहता है। कई बार उसके ये प्रयोग चीन की जनता के लिए जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। इसका ताजा नमूना यह है कि चीन के लोंगजिंग शहर के पियान माउंटेन पर बनाए हुए कांच वाले पुल पर हुआ हादसा। दरअसल तेज आंधी में आकर्षण का केंद्र रहा चीन का कांच वाला पुल चकनाचूर हो गया, जिसके चलते पुल पर घूम रहे एक पर्यटक की जान भी बाल बाल बच गई। कांच का पुल चकनाचूर हो जाने से युवक काफी देर तक 330 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटका रहा। इस हादसे की तस्वीरें चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसके बाद से ही चीन के इस कांच वाले पुल की मजबूती पर सवाल या निशान लग रहे हैं। यह हादसा बीते शुक्रवार का है, जब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही थी। इसी दौरान लोंगजिंग शहर के पियान माउंटेन पर बना एक कांच का पुल टूट गया। पुल पर अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखे इस शख्स की फोटो सबसे पहले चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर शेयर की गई थी। यहां पर तकरीबन 40 लाख व्यूज इस वीडियो को अब तक मिल चुके हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा ये युवक कांच के पुल पर 330 फीट की ऊंचाई पर किसी तरह अपनी जान बचाते हुए नजर आया। युवक तेज हवाओं की वजह से टूटे पुल की रेलिंग को पकड़कर खड़ा हुआ है। रूस के कजान शहर के एक स्कूल में फायरिंग की घटना हुई है। इस गोलीबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। खबर है कि गोलीबारी की इस घटना में 8 छात्रों की मौत भी हुई है, जबकि इनमें एक टीचर की भी जान गई है। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के मुताबिक 2 बंदूकधारियों ने स्कूल में गोलीबारी कर दी। बंदूकधारियों में से एक को पकड़ा गया है, उसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही दर्जनों की संख्या में एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां मौका वारदात पर पहुंच गई। स्कूल के अंदर धमाके की भी आवाज सुनी गई है। इस घटना के वीडियो फुटेज भी सामने अब आ चुके हैं। स्कूल के बाहर आपात सेवाओं के वाहन तैनात किए गए हैं। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद के पास गुरुवार की रात भड़की हिंसा के बाद से हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। ईद से ठीक पहले इस्राएली और फलस्तीनियों के बीच संघर्ष जारी है। इजरायली सुरक्षा बलों और फलस्तीनियों के बीच अभी तक इस हिंसा में 24 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। अतिवादी संगठन हमास के रॉकेट हमले के बाद इजरायली सुरक्षा बलों ने भी सोमवार को गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए। सोशल मीडिया पर अल अक्सा मस्जिद के भीतर इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। इस्लामिक दुनिया से इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और कई मुल्कों ने रमजान के पवित्र महीने में इस हिंसा को लेकर इसराइल पर निशाना साधा है। सऊदी अरब ने 2 टूक कहा है कि वो यरूशलेम को इसराइल में मिलाने की योजना को खारिज करता है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शिक्षा मंत्री मुराद रास ने एक भड़काऊ ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हैरान करने वाला है कि इजराइल वाले हथियारों से लैस रहते हैं, जबकि फिलिस्तीन के लोग दशकों से पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलिस्तीनियों को मदद में जो पैसे मिलते हैं वो कहां चले जाते हैं? वे अपनी रक्षा के लिए एक बंदूक भी क्यों नहीं खरीदते? इन पर कब से बम फेंके जा रहे हैं और गोली बरसाई जा रही हैं, पर ये 2021 में भी पत्थर ही चला रहे हैं। और फिलहाल वक्त हुआ एक और ब्रेक का। ब्रेक के पार खबरें लगातार जारी हैं। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकले। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकले। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अफगानिस्तान में कोरोना की वजह से भारतीय राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया है। मज़ार शरीफ में भारत के काउंसिल जनरल के पद पर तैनात कालरा कोरोना संक्रमित होने के बाद कुछ दिनों से काबुल के एक अस्पताल में एडमिट थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विनेश कालरा के निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि उनके जैसे समर्पित सहयोगी का जाना बहुत ही दुखद है। उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी शोक संदेश जारी कर कहा है कि एक कर्मठ राजनयिक के तौर पर उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। बता दें कि साल 2008 में विदेश सेवा में आए विनेश कालरा राजनयिक के तौर पर मस्कट, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, चीन समेत कई देशों में तैनात रहे थे। कोरोना की वजह से किसी भारतीय राजनयिक की मौत का यह पहला मामला है। टीवी रियलिटी शो और कंट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत एक बार फिर चर्चा में आ गई। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हाहाकार मचाया हुआ है। राखी सावंत ने हाल ही में मीडिया संग छोटी सी बातचीत में लोगों से खास अपील की। एक्ट्रेस ने अगला पीएम कौन हो और सरकार ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर क्या इंतजाम अब तक किए हैं, इसके बारे में खुलकर बात की। राखी सावंत चाहती हैं कि अगला पीएम या तो सोनू सूद बने या फिर सलमान खान। राखी ने कहा कि मैं तो कहती हूं सलमान खान और सोनू सूद को इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि असली हीरो तो वही हैं। सोनू सूद सबसे ज्यादा मेरे पसंदीदा हैं। कितना लव करते हैं अपने देश से
अपने लोगों से। इसके अलावा राखी सावंत ने अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन का नाम लेते हुए भी कहा कि ये लोग भी लोगों की सेवा में हाजिर रहते हैं और देशवासियों से प्यार करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता के खिलाफ एक जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने के कारण शिकायत दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर हाल ही में मुनमुन दत्ता का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक जाति सूचक टिप्पणी करती हुई नजर आ रही थी। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर मुनमुन दत्ता के लिए गिरफ्तारी की मांग उठने लगी थी। हालांकि मुनमुन दत्ता ने बाद में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर माफी मांग ली थी। वहीं दूसरी ओर नेशनल अलायंस फॉर अनुसूचित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन ने हांसी पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत देकर आरोप लगाया है कि मुनमुन दत्ता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि उसे यूट्यूब पर वीडियो डालनी है जिसमें वो अच्छा दिखना चाहती हैं और इस स्थान पर अपमानजनक टिप्पणी की है। एक तरफ जहां देश कोरोना के दंश को झेल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के लुधियाना से तस्वीरें काफी डराने वाली आई है। दरअसल यहां सब्जी मंडी में भीड़ इस तरह उमड़ पड़ी जैसे देश में कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप इन तस्वीरों में बाकायदा देख सकते हैं कि कैसे यहां सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। रस इस करके बहुत होगा जी, शनिवार एतवार जरा ना मंडी बंद है। शनिवार और एतवार मंडी बंद कारण ना आज रस ज्यादा है। इस हाँ 2 दिन की छुट्टी है ना, 2 दिन की छुट्टी करके इस करके आज रस कम ज्यादा है। और इस करके जो है ना मंडियों में थोड़ा दिख रहा है सोशल डिस्टेंसिंग की कमी हो गई है। मास्क की तो चलो ठीक है, मास्क पाए ना, कई बंदे पल्लेदार है वो सब नहीं पाए ना, बाकी सब तो पाके ही रखे मास्क। क्या हाल है आज मंडी में? रश पड़ा? मंडी में रश इसलिए है जी बहुत जी, मंडी में काफी डिस्टेंस है पर उधर फड़ियां बंद करके, उधर फड़ी बंद है, फड़ी करके इधर रश ज्यादा है। और जो सुबह से काफी रश है, अंदर आने को जगह नहीं मिल रही, बहुत देर तक घंटा 1.5 घंटा हमें अंदर आने को लग गया। बहुत ज्यादा रश नहीं, वैसे सबके पास तकरीबन 8 दिन के पास सैनिटाइजर मंडी के बोर्ड से कोई सैनिटाइजर नहीं। देखिए लोगों से मैं ये कहूंगा कि प्रशासन की तरफ से अपील है कि आप लोग पैनिक से बचें। जिला प्रशासन ने काफी सोच समझ के नतीजे लिए हैं। डेली आप लोगों को बाहर जाने का और जरूरत की खरीदारी करने का समय दिया गया है, तो ऐसे पैनिक करना, अचानक से बाहर जाना, इस तरीके से आप खुद भी वायरस के चपेट में आने की संभावना बढ़ जाती है और औरों के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। क्या जहाँ पे रश करेंगे लोग? यूपी के सिद्धार्थनगर में सदर थाना क्षेत्र में आज एक हार्डवेयर कारोबारी की खून से लथपथ लाश मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक बिहार के समस्तीपुरम का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए एसओजी, सर्विलांस और सदर पुलिस की टीम लगाई गई है। कॉलोनी है, उसके बगल में 2 आवास टाइप 2 के बने हुए हैं। उसमें एक मनोज नाम का व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र 50 वर्ष है। ये रहने वाला बेसिकली बिहार का है और सेकेंडरी और टाइल्स बेचने का काम करता था। इसके पिता यूपी के हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कोविड के प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और निजी अस्पताल प्रबंधकों के साथ बैठक कर कोविड की व्यवस्था पर चर्चा की। इस दौरान निजी अस्पतालों की मनमानी और मरीजों के साथ की जा रही लूट पर मंत्री बंशीधर भगत का पारा चढ़ गया। उन्होंने बैठक में निजी अस्पताल संचालकों की जमकर क्लास लगाई। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि जो भी निजी अस्पताल संचालक मनमानी करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर कल से चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। इस दौरान बंशीधर भगत ने स्वास्थ्य विभाग और ड्रग्स विभाग के रवैये पर भी जमकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग और ड्रग्स विभाग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में विभाग के कर्मचारी अपने काम को बखूबी निभाएं, नहीं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी निजी अस्पतालों या मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ अनियमितताएं मिली उसको पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन खुद जांच कर कार्रवाई करेगा। बिल्कुल हमने सरकारी जो मशीनरी है उसके लिए भी कहा है और प्राइवेट अस्पताल को विशेष रूप से कहा है कि एक तो बड़ी सख्ती से कहा है कि वो रेट लिस्ट वो लगाएं और कितने बेड हमारे पास आज उपलब्ध हैं, कितने भरे हुए हैं, कितने खाली हैं, ये कल से हम चेक करवाएंगे अपनी टीम से। ये हमने कह दिया कि उनको जो शोषण करेगा और बेड खाली होने के बाद भी बेड नहीं देगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये हमने कहा है। और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सारे माननीय विधायकों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं
उस हिसाब से हम अमेठी में सरकार के द्वारा 1 मई से लेकर 9 मई तक कोरोना जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके तहत जिले में कुल 1812 टीमें बनाई गई थी, जिनको जिले में घर घर पहुंचाकर कोरोना के लक्षणों वाले व्यक्तियों का पता लगाना और जांच करवाने के साथ साथ गंभीर रोगियों को अस्पताल पहुंचाना शामिल था। लेकिन जब इसकी हकीकत जानी गई तो होश उड़ गए। कोरोना के नाम पर सिर्फ कागजों में बड़ा खेल खेला जा रहा है और सरकार के द्वारा मिले पैसों का बंदर बांट किया जा रहा है। यहाँ कोरोना मरीजों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही। ग्रामीणों का तो यहाँ तक कहना है कि बिना जांच कराए ही हमारे पास फोन आता है कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव है। ना तो हम सब लोग हॉस्पिटल गए, ना तो कहीं हम लोगों ने जांच कराया। अब कहां से कैसे आ गई ये हम लोगों को तब मालूम हुआ। रात में अचानक लेखपाल महोदय का फोन आता है कि आप सब लोग कोरोना पॉजिटिव हो, आपकी रिपोर्ट आई है। जबकि इस संदर्भ में हम सब लोगों को कोई जानकारी नहीं है, ना कोई सेंटेंस थी, ना कोई वो है, ना हम सब लोगों को कोई बुखार आ रहा, ना खांसी सर्दी जुकाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रिपोर्ट ये सब लोग कहाँ से कैसे उपलब्ध करा रहे हैं ये तो स्वास्थ्य केंद्र कर्मी ही जाने, ना तो हम सब लोग आज तक हॉस्पिटल ही गए। क्या लगता है आपको, बिना जांच कराए आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, आपका नाम और नंबर भी लिखा हुआ है उस पर, तो इस पर कौन जिम्मेदार है, क्या कहेंगे? ये तो जिम्मेदारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर की बनती है। जब आपके यहाँ हम लोग नहीं गए ही नहीं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराए, तब कहाँ से आ रही ये तो वही लोग बता सकते हैं। इसके विषय में आपने कहीं शिकायत की, ये बात की सीएससी अधीक्षक से? नहीं, मैं तो गया ही नहीं उनके पास। जी, तो आपके पास जब फोन आया क्या जवाब दिए आप? फिर लेखपाल महोदय को हमने जवाब दिया, जो जवाब अभी मैंने दिया यही सेम जवाब मैंने उनको जवाब दिया, अवगत भी कराया। तो उन्होंने बोला प्रशासन से आपकी रिपोर्ट आ गई है। अब रिपोर्ट तो किसी की कोई भी डाल सकते हैं। ये सब पेपर में है, उन्होंने ट्वीट किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद महोदय का फरमान है, और सांसद ही चाहती भी है कि जो है हर आम नागरिक को जो गांव में है उसको सुविधा जो है शिक्षा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस समय शादियों का चल रहा है, शादियां हर जगह पड़ रही हैं, चुनाव भी था और संग्रामपुर की तो बड़ी लचर व्यवस्था है। कल मैंने संग्रामपुर चिकित्सा प्रभारी से अधीक्षक से बात भी की कि हमारे यहाँ 26। तो फिलहाल दमदार समाचार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ, क्योंकि एएनबी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।